So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम टीनोफोरा। तो हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट करा है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट करा है, फाइलम पोरिफेरा कंप्लीट करा है और सेकंड फाइलम दैट इज सीलेंट्रेटा जिसको नीडेरिया भी बोलते हैं उसको कंप्लीट करा है। तो आई होप आप पूरा रिवाइज करके आ रहे होंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स रिवाइज करा देती हूँ। पोरिफेरस के एग्जांपल क्या क्या थे? यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, साइकॉन, क्लियर। उसके बाद सीलेंट्रेटा का एग्जांपल कौन कौन सा था? मेड्रीना, अडम्शिया, ओरेलिया, पेनिनसुला, गर्गोनिया, दैट्स हाइड्रा, क्लियर। इतनी चीजें थी। फाइसीलिया, ओबेलिया। तो मैंने सारे एग्जांपल्स आपको याद करा दिए थे, तो आपको भी एक दो बार पढ़ते जाना है तभी याद होगा, है ना। अब आते हैं तीसरा फाइलम दैट इज फाइलम टीनोफोरा। पहले जनरली जैसे हम लोग फाइलम्स की तरफ जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट होना चाहिए, है ना, क्योंकि पहले का सिर्फ रीकैप होता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे फटाफट, क्योंकि इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका क्लियर है, रिवाइज है, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलिए पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, जॉन लेयर लिखना है। पहले खुद से लिखना है ना, फिर बाद में मेरे आंसर से आपको मैच करना है, क्लियर। इतनी चीजें करते जाओ। बॉडी प्लान कैसा है, सीलोम कैसा है, उसके बाद आ गया सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, सिमेट्री। 7 कैरेक्टर्स आपको खुद से लिखना है। मैं बस 8 नंबर लिखवाऊंगी, दैट इज हैबिटेट, क्योंकि हैबिटेट अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये इंक्लूड था ही नहीं, क्लियर। तो आप फटाफट इसको लिखिए। आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए मेरे साथ मैच कीजिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि टिश्यू लेवल क्या है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, या फिर बॉडी प्लान में ब्लाइंड साइड क्या है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट था। वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो एनिमल किंगडम लेक्चर नंबर 1 को देख के आना, है ना, तब सब कुछ क्लियर रहेगा। सीलोम क्या था? एसीलोमेट। सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं था। सेगमेंटेशन नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है। अब किसी को इसमें तो डाउट नहीं है कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, क्लियर। इतनी चीजें तो डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, मेरे ख्याल से सब क्लियर है। अब आते हैं हैबिटेट, मतलब यानी कि ये ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे, इनका रहने का ठिकाना कहाँ पे है, कहाँ फ्रेश वाटर में रहते हैं कि मरीन वाटर में रहते हैं, है ना। तो हैबिटेट इनका एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर होता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही पाए जाएंगे। ये फ्रेश वाटर, रिवर, लेक्स में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे। आपको आने वाले फाइलम्स में फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। समझ में आ रहा है इतनी चीजें। और एक चीज आप और इंक्लूड कर लो, इनका बॉडी कैसा है? तो बॉडी जो होता है इनका, बॉडी इज ट्रांसपेरेंट। बॉडी कैसा है? ट्रांसपेरेंट है इनका। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड कर लो। और टीनोफोरा को और क्या बोलते हैं? तो इनको दूसरा नाम, इनको कॉमनली, जैसे आपका नाम होता है, मम्मी कुछ और बोलती है सोहन, स्कूल का नाम रोहन, पापा कुछ और प्यार से बोलते, तो 3-4 नाम हो जाते हैं ना। एक घर का नाम, एक बाहर का नाम, एक कहीं अलग का नाम। बहुत लोग नाम रख लेते हैं, 2-3 नाम रख लेते हैं। तो वैसे ही मान के चलो कि टीनोफोरा का भी 2-3 नामकरण हो गया है। इसको कॉमनली और क्या क्या बोल सकते हैं, तो ये भी लिखना है। commonly known as sea walnuts या फिर गूसबेरी। गूसबेरी का क्या मतलब होता है? आंवला, है ना। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास, इनकी बॉडी में कॉर्न प्लेट्स नजर आते हैं। ये मैं जब डायग्राम बनाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। कॉर्न प्लेट्स,
पूरा रिवाइज करना है। फटाफट चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। लेवल ऑफ फॉर्मेशन टिश्यू लेवल, सीलोम कैसा है तो एसिनोमेट है, जॉ लेयर्स कैसा है डिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री कैसा है रेडियल सिमेट्री है, सेगमेंटेशन नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, बॉडी प्लान कैसा है तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, यानी कि एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है, दो ओपनिंग नहीं है। उसके बाद हैबिटेट पे आ गए तो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है और इनका 2-3 नाम है तो इसको सी वॉलनट्स भी बोलते हैं, गूसबेरी भी बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेट्स भी बोलते हैं। इतनी चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आएंगे इसके फिजियोलॉजी पे और एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और बचता है उसको कवर कराएंगे, है ना। ये बहुत छोटा फाइल है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको क्लास में बहुत मतलब इस फाइलम का 90% चीजें आपको अभी याद हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, लेक्चर बंद होने के बाद एक दो बार रिवाइज कर दोगे तो पूरा 100% याद हो जाएगा। क्लियर, फटाक से इसको नोट डाउन करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इतनी चीजें हो गई। यहाँ पे कॉम्प्लेट्स तो उसका नाम है, लेकिन इसका नाम जो है एनसीईआरटी की बुक में कॉम जेलीज दिया गया है। क्लियर, तो यहाँ एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा कॉम जेलीज। अब कॉम्प्लेट्स क्या है, ये डिफरेंट थिंग नहीं है, अभी आपको हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेट्स मैंने क्यों बोला था। क्लियर, चलिए इसको मिटाते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया है, सब कुछ याद होता है, आपको समझ में भी आ रहा है। इनके पास एक प्रॉपर्टी होता है जिससे ये लाइट इमिट करते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं, एक बार और रिपीट करिए। टिनोफोरा ऑर्गेनिजम्स जो बिलोंग करते हैं टिनोफोरा फाइलम से, इनके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे ये लाइट को इमिट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को एनसीईआरटी क्या बोलती है, बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलती है, बायोल्यूमिनेसेंस। तो यहाँ पे लिखना है they have the property to emit light, that is bioluminescence। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। क्लियर हो गया। अब आते हैं इनके डायग्राम्स पे कि मैंने जो आपको बताया कि इनके पास कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या है ना। चलिए एक छोटा सा डायग्राम बनेगा जैसा कि मैं अभी तक बनाते आ रही हूँ। जैसे कोरिफेरस में मैंने वाटर कैनाल सिस्टम का डायग्राम बनाया, आपको अच्छे से समझाने के लिए बनाया। सीलेंट्रेटा में मैंने हाइड्रा का डायग्राम बना के आपको समझाया। अब टिनोफोरा में भी मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए अब एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये डायग्राम को बनाना है कॉपी में ताकि आप बाद में पढ़ो तो आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। मैं सबको कलर नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट विल टेक टाइम, सो मैं एक दो को कलर करके आपको समझा रही हूँ। अब ये डिजाइन के लिए बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है जैसा आप सोच रहे हो, है ना। इसको बोलते हैं टेंटिकल्स, इसको बोलते हैं सीलिया, और यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है प्लेट्स की तरह, कॉम्प्लेट्स की तरह, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेट्स। तो अब क्या लिखना है इसके बारे में ये सोचना है। तो आपको इसी तरीके से सब में कलर कर लेना है, पेन से या पेंसिल से हल्का हल्का कर लो और उस पर सीलिया बना लेना। क्लियर, क्योंकि इसमें सीलिया भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैंने बनाया है। तो यहाँ पे लिखना है दे हैव 8 एक्सटर्नल रोज कॉल्ड, अब सी का मतलब है कॉल्ड, है ना,
called कॉम्प्लेट्स। अब ये ऐसा तो नहीं है कि बस शो के लिए था कॉम्प्लेट्स, चलो इसको कुछ भी नहीं है तो चलो एक कॉम्प्लेट्स बना देते हैं, ऐसा तो नहीं था। इसका भी पर्पस है, काम है। तो ये क्या काम करता है? हेल्प्स इन लोकोमोशन, यानी कि किस चीज में हेल्प कर रहा है? ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है इसका। टीनोफोरा का अगर बात करेंगे कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है कि इनके पास टोटल 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको उस पे सीलिया भी लगा होता है, जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में। क्लियर? तो इसीलिए इसको याद रखना है कि किस चीज में हेल्प कर रहा है, तो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है ना। अब जैसा मैंने पिछले फाइलम में भी आपको फिजियोलॉजी बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सेम इस फाइलम के लिए भी वो चीजें कंटिन्यू होगी। आने वाले हर फाइलम्स के लिए इसी पैटर्न में चीजें जाएंगी, है ना। तो आप फटाफट इसको लिखें, फिर हम लोग आते हैं फिजियोलॉजी पे। आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए अब आते हैं फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी में पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इनका डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है? तो इनका डाइजेशन प्रोसेस बोथ, यानी कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों वे से इनका डाइजेशन होता है। अब आप मुझे बताओ, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है? तो आपको पता है इतनी चीजें कि ये तो बहुत प्रिमिटिव है, मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सबके पास क्या था? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो आप क्या लिखोगे? पहले ये तो अंडरस्टूड है ये पॉइंट नहीं, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही आपको पता है। तो इसके बारे में क्या लिखना है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन कैसे होता है? तो दोनों तरीके से हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। एनसीईआरटी में दी गई है ना। तो बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। अब आते हैं दूसरा आरएस, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या प्रेजेंट है? तो इनका जो रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। ऐसा कोई पार्टिकुलर नहीं है कि लंग्स है या कुछ भी, ऐसा नहीं है ना। इनके पास क्या है? जनरली थ्रू बॉडी सरफेस, है ना। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी कुछ भी नहीं दी गई है, यानी कि इसको क्रॉस कर देंगे, है ना। जितना एनसीईआरटी में दिया गया है क्वेश्चन वहीं से आता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्टिकुलर कोई चीजें नहीं बताई गई है एनसीईआरटी में कि इस चीजों से हो जाता है एक्सक्रीशन। इसका आप क्या लिखोगे? थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी कुछ भी नहीं बोलती है, एनसीईआरटी में नहीं दी गई, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे? क्रॉस कर लोगे। तो चलो फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? दोनों तरीके से डाइजेशन हो सकता है, इंट्रा भी, एक्स्ट्रा भी, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलती है, नर्वस सिस्टम के बारे में भी कुछ भी नहीं बोलती है, तो इसके बारे में हम लोग को लिखना भी नहीं है। अब एक दो और कैरेक्टरिस्टिक्स बचते हैं, इसके बाद सीधा एग्जांपल्स। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा फाइलम है, बहुत इजी होगा आपको याद करने में, है ना। चलिए अब आते हैं 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब इसको मिटाते हैं। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है।
इतनी चीजें मैंने बेसिक में सब कुछ क्लियर कर रखा है ना। सेक्सुअल और ये है हर्माफ्रोडाइट। अब देखो आपको एकदम सीधा सीधा पढ़ते नहीं जाना है। अगर आप तीनों फोरा पढ़ रहे हो तो सीलेंट रेटा से आप डिफरेंसेस क्रिएट करो, अपने माइंड में चलाओ। अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका भी तो बोथ इंट्रा एक्स्ट्रा ही था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही था। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बॉडी सरफेस से हो रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम नहीं था उसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बॉडी सरफेस से ही हो जा रहा था, कोई सिस्टम नहीं था। नर्वस सिस्टम में पहली बार एपोलर न्यूक्लियस देखा गया था। तो इतनी चीजें आप डिफरेंसेस क्रिएट करके चलोगे, है ना। अब रिप्रोडक्शन कैसा था आप मुझे बताओगे। फर्टिलाइजेशन, तो अगेन आपको डिफरेंसेस क्रिएट करके चलना है। सीलेंट डेटा में फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके से हो रहा था, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। लेकिन टीनोफोरा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या लिखा है इसमें, एक्सटर्नल। अब आते हैं डेवलपमेंट। उसमें क्या था, बोथ था, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन टीनोफोरा में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो, समझ में आ रहा है, उसका एग्जांपल्स रिलेट करना और इसका एग्जांपल्स रिलेट करना। तो ऐसे पढ़ने से आपको एकदम याद रहेगा, है ना चीजें। तो इसका डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्लियर। अब सिर्फ इसका दो एग्जांपल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इसके एग्जांपल्स में यहां लिख देती हूं। टीनोप्लेना क्या है एग्जांपल, अब इससे याद कर सकते हो। टीनोफोरा, टीनोप्लेना, है ना, सिमिलर है, आपको याद होना चाहिए। पहला एग्जांपल क्या है, टीनोप्लेना, इसका फाइलम कौन सा था, टीनोफोरा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल क्या है, प्लूरोब्रेकिया। क्या है, प्लूरोब्रेकिया। एक बार और बोलना है आपको, टीनोफोरा फाइलम का दो एग्जांपल्स है, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया। अब याद करो मेरे साथ सीलेंट रेटा फाइलम्स के एग्जांपल्स विथ कॉमन नेम्स। आपको कॉमन नेम के साथ याद होना चाहिए चीजें, क्योंकि नीट एग्जाम में कॉमन नेम से भी सवाल आते हैं, है ना। अब जब आप आगे पढ़ोगे कॉर्डेटा फाइलम्स तो उसमें बहुत कॉमन नेम है, कॉमन नेम से भरपूर सवाल आते हैं ना। तो कॉमन नेम भी याद करना है। तो सीलेंट रेटा नीडेरिया जिसको बोलते हैं उसके एग्जांपल्स एक बार रिवाइंड करते हैं। पहला क्या था, हाइड्रा, फ्रेश वाटर पॉलिप, एडमशिया, सी एनीमोन, फाइसीलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पेनिनसुला, सी पैन, ओबेलिया, सी फार, है ना। उसके बाद आता है मेट्रीना, ब्रेन कोरल्स। सब कुछ क्लियर हो रहा है। उसके बाद आते हैं ऑरेलिया, जेलीफिश। क्लियर। उसके बाद फाइलम ओरिफेरा के एग्जांपल्स आप याद करो, यूस्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला एंड साइगोन, जिसको स्काइफा भी बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर चाहिए, है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है इतनी चीजों में, है ना। तो आज हम लोग प्लेटिहेलमिन्थस का भी इंट्रोडक्शन करेंगे, हाफ फाइलम उसका भी कंप्लीट करेंगे। बट पहले उस पे आने से पहले मैं एनसीईआरटी करा देती हूँ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ टीनोफोरा तक हमारा सब कुछ डन है। चलिए बुक निकालिए, पेज नंबर 51, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स commonly known as sea walnuts, form jellies are exclusively marine, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाएंगे, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे। रेडियली सिमेट्रिकल, सिमेट्री कैसा है, रेडियल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इतनी चीजें तो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही कंप्लीट कर देता है ना। चलिए, The body bears 8 external rows of ciliated comb plates. मैंने आपको लिखवाया भी है कि इनके पास इनके बॉडी में 8 ciliary rows प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं comb plates। और इसका काम क्या है, लोकोमोशन काम है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की तरह हेल्प करता है। Which help in locomotion. Digestion is both extracellular and intracellular, यानी कि इनका डाइजेशन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और दोनों तरीके से हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इसके बाद आते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। अगर मैंने स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखा होगा बायोल्यूमिनेसेंस का, तो आप करेक्ट कर लेना है ना एनसीईआरटी से देख के। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इमिट लाइट। तो इनके पास टीनोफोर्स एनिमल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे कि लाइट इमिट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस।
इसके बाद आते हैं सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस इनके पास सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, सेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, इनके पास सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोडक्शन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या, इनके पे भी कोई स्टेज बनेगा, लार्वा स्टेज आएगी, या फिर ऐसे डायरेक्ट बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। जैसे हमारे में क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, यानी कि मदर के वोम से डायरेक्ट एक बेबी निकलता है ना, बेबी का बर्थ होता है। लेकिन इनके पास क्या होगा, एक स्टेज ऐसा आएगा, फिर 2-3 स्टेज आने के बाद एक ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस डेवलपमेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस नहीं मेटामॉर्फोसिस, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इसी डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है। एग्जांपल सिर्फ 2 ही दिया है, यूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना, टीनोफोरा यानी कि टीनोप्लाना। अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया गया है, टेंटिकल्स भी दिखाए गए हैं और कॉम्प्लेक्स भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब हम लोग आते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस पे। तो आपको इसको लिख लेना है, मैं इसको मिटाती हूँ, फिर आते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, उसका भी हम लोग हाफ कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर। आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तब तक मैं जब तक बोर्ड में डालेंगे आपको खुद से लिखना है, फिर मेरे से मैच करना है। क्लियर। प्लेटीहेलमिन्थेस को और क्या बोलते हैं, तो इसको फ्लैट फॉर्म भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं आपको समझ में आएगा, आप अभी देखो उसका दूसरा नाम क्या है, फ्लैट फॉर्म। अब पहले आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने सारे फाइलम्स में यही अभी तक कंप्लीट करते हैं। पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके कुछ डायग्राम्स होते हैं तो वो बनाते हैं, फिर फिजियोलॉजी पे आते हैं, फिर एग्जाम्पल्स पे आते हैं और लास्ट में एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप तब तक लिखिए खुद से, मेरे से मैच करना है ना। हैबिटेट आपको खुद से नहीं लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगी, है ना। अभी तक क्योंकि हमने हैबिटेट के बारे में बात ही नहीं करा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जॉन लेयर्स, सीलोम, सिमेट्री, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट आप मेरे लिए छोड़ दो, बाकी मेरे से मैच करते चलो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसके में टिश्यू लेवल था या ऑर्गन सिस्टम? नो, इनके पास इन दोनों में से कोई भी नहीं था, ना टिश्यू लेवल है ना ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इनके पास क्या है, ऑर्गन लेवल है। जॉन लेयर्स, तो इनके पास ट्रिप्लोप्लास्टिक था, 3 जॉन लेयर्स थे, सीलोम नहीं था। अब यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज नहीं करना है कि अगर ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है यानी कि 3 जॉन लेयर्स तो इनके पास है, तो ये एसिलोमेट कैसे हो गए। अगर आपको इसका रीजन नहीं पता है, आई होप आपको ये पता है, चीजें याद भी होगी। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। इनका जो मेसोडर्म होता है, इनके पास कैविटी नहीं हो पाती है, इनका मेसोडर्म एकदम सॉलिड हो जाता है, वो डिवाइड ही नहीं कर पाता है, ताकि और बॉडी कैविटी नहीं बन पाने के कारण ये एसिलोमेट में पाए जाते हैं। अगर बॉडी कैविटी हो जाता तो इनको एसिलोमेट में रखते ही नहीं हम लोग, इसको तो सिलोमेट में भेज देते, लेकिन इनका बॉडी कैविटी बन नहीं पाता है, इसलिए इसको किसमें डालते हैं, एसिलोमेट में डालते हैं। समझ में आ रहा है। सिमेट्री कैसा था इसका, बायलैटरल सिमेट्री। अब यहाँ पे कोई रेडियल सिमेट्री लिखा हुआ तो बहुत बुद्धू होगा, है ना। आपको फाइलम से याद रखना है कि हम लोग प्लेटीहेलमिन्थेस की बात कर रहे हैं, हमारा टीनोफोरा कंप्लीट हो चुका है, तो इस हिसाब से
कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है ना। तो इसका सिमेट्री कैसा है, बाइलेटरल। बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सैक। कैसा बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक। सेगमेंटेशन नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है। तो देखो कितना चीजें आप सही लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, कितनी चीजें राइट हो रही है आपकी। फिर हम आते हैं हैबिटेट के ऊपर। क्लियर, चलिए अब हैबिटेट बताते हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक यानी कि ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो इनका दोनों में एग्जिस्टेंस है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, दोनों। और एक चीज, ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। अब इसका क्या मतलब है, या तो ये फ्रीली रह सकते हैं, किसी पे बिना डिपेंडेंसी के, पैरासाइट्स ना होके, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स इनमें ऐसे भी है जो पैरासाइट्स हैं, यानी कि होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, होस्ट के सारे न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करते हैं, सब कुछ होस्ट से लेते हैं। तो मोस्टली आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि पैरासिटिक का जो मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट्स, है ना। यहाँ एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंडोपैरासाइट्स यानी कि विद इन दी बॉडी, क्या होता है मतलब, एंडो यानी कि अंदर, इनसाइड। तो विद इन दी बॉडी अगर पैरासाइट्स है ऑर्गेनिजम्स तो उसको बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स। समझ में आ रहा है। तो कितनी चीजें हमने बात की हैबिटेट के बारे में। ये या तो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, तो टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक। इसके बाद ये खुले में भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, या फिर ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। और पैरासाइट्स में भी कौन सा पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। क्लियर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन, जॉर्म लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोम, एसिलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री, ब्लाइंड सेक बॉडी, और इनके पास न सेगमेंटेशन होता है ना नोटोकॉर्ड होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इतने चीजों में किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, तो प्लेटीहेलमिंथेस के फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इनके एडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में आपको एनसीईआरटी भी कवर अप कराते जाएंगे। क्लियर। और कल के लेक्चर में आपको प्लेटीहेलमिंथेस तक क्वेश्चंस भी कराएंगे। आपको स्टार्टिंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से लेके प्लेटीहेलमिंथेस तक आपको पूरा चीजें याद भी रखना होगा। कल के लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी और आपको देखना है कि कितनी चीजें आप सही कर पा रहे हो, कितनी चीजें आप रॉन्ग कर पा रहे हो। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं तक। तब तक आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और नोट्स को रिवाइज करना है।